बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पता चला, सावित्रीबाई फुले जिनकी वजह से हम आज पढ़ पा रहे हैं। एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो सावित्रीबाई फुले की वजह से होती है, ना कि किसी भगवान या किसी भी देवता की वजह से। तो मैं उनको क्यों पूछूं? ये जानकारी कहाँ से मिली, मतलब इस कम उम्र में ये सब कुछ कहाँ से सीखा? ये जानकारी मुझे मेरे फादर से मिली है। शुरुआत जब वो औरतों को शिक्षा देने के लिए जाती थी तो उन पे कीचड़ पत्थर फेंके जाते थे। जब वो नहीं डरी तो हम क्यों डरेंगे? और आप जैसी महिला जब इतना संघर्ष कर रही हैं, आपके रहते हुए डर की क्या चीज़ है? अगर सामने वाला मुझे गाली दे रहा है तो मैं उसे ये समझ के इग्नोर कर देती हूँ कि वो अपनी मानसिकता का परिचय दे रहा है या अपनी परवरिश का परिचय दे रहा है। सोशल मीडिया पर अकाउंट है आपका नैन्सी अम्बेडकरवादी के नाम से, मैं भी आपको फॉलो करती हूँ। तो वहाँ बहुत सारी गालियाँ आती हैं। जब लोग गालियाँ देते हैं तो क्या होता है कि गालियाँ जब हमारी तारीफ़ें आती हैं तो ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तारीफ़ आती है तो अच्छा लगता है, एक मन में गुदगुदी होती है कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखिए लोग हमको सराहा रहे हैं। लेकिन जब गाली आती है तब आपका मन में किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, क्या सोचती है उस वक्त? देखिए गालियाँ आती क्योंकि मैं अपने विचार जो रखती हूँ उसमें महापुरुषों को पढ़कर समझकर आप जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर अपने विचार में वहाँ पर रखती लोगों तक अपनी बात पहुँचाती हूँ। तो मैं उस बात को, जो बातें मेरी जा रही हैं वहाँ, उस बात को कुछ गलत नहीं कहती, तो मैं क्यों डरूँ? अगर सामने वाला मुझे गाली दे रहा है तो मैं उसे ये समझ के इग्नोर कर देती हूँ कि वो अपनी मानसिकता का परिचय दे रहा है या अपनी परवरिश का परिचय दे रहा है। करेक्ट, कितनी बड़ी बात कही है। एक 12th स्टैंडर्ड की बच्ची आज उन बंधे हुए दिमाग के लोगों को इतना बड़ा क्या कहूँ मैं इसको कि सोच पर थप्पड़ है कि वो अगर वो गाली दे रहे हैं तो वो अपनी मानसिकता और अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी कितने सटीक शब्दों में 2 बातों में बात खत्म कर दी। और वो भले ही ये सोचते हो कि नैन्सी का विरोध करना है या नैन्सी जैसी और जो बेटियां बच्चियां और जो लोग काम कर रहे हैं, आज देश में हजारों लोग काम कर रहे हैं और स्वतः ही निकल कर आए, इनका कोई ट्रेनर नहीं है। ये वो लोग हैं क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के बाद व्यक्ति इतना श्योर हो जाता है कि मैं सही हूँ और वो दावे के साथ कह सकता है कि जिनके विचारों को मैं पढ़ रहा हूँ वो थे इस दुनिया में, वो कोई कल्पनाओं में नहीं थे या उनके नाम से बनाई गई झूठी कहानियां नहीं है या किसी ने कह दिया इसलिए नहीं माना है, क्योंकि वो व्यक्ति थे, वो वास्तव में थे। इसलिए वो इतना श्योर हो जाता है कि गालियों का भी उस पर कोई खास असर नहीं होता और पूरे विश्वास के साथ वो काम करता है। तो ऐसा विश्वास हमारे सभी बच्चों में हो, इसलिए हमें बाबा साहब की ओर जाना पड़ेगा। संबोधन हुआ करते थे समाज में अलग अलग तरह से, अब वो आप उन सबको छोड़कर जय भीम बोलती है तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है उसका? लोग चाहे कुछ भी कहें, मतलब पहले जैसे मैं जैसे स्कूल में जाऊँ, अगर मैं किसी से बोल दूँ जय भीम या कोई मेरी वीडियो देखता हो तो मुझसे मजाक में कह दे जय भीम, तो मैं उससे बहुत ही प्रेम से, मतलब बहुत ही सम्मान से बोलती हूँ जय भीम। अगर कोई मेरा विरोध करता है तो मैं उससे पूछ लेती हूँ, तर्क कर देती हूँ कि भाई क्यों, ऐसी क्या बात है, तो उनके पास जवाब नहीं होता, वो चले जाते हैं और बाद में इधर उधर से बोलते हैं कि अरे ऐसी है ऐसी है। सामने से आपका बाइकआउट भी कर देते हैं। जी जी जी। तो तब आपको क्या फील होता है कि मतलब गलत लोगों के सामने आप पड़ जाती हैं और आप अपनी सही बात वो लोग आपकी नहीं समझ पाते, तो आप क्या सोचती हो उस वक्त इन लोगों के लिए? अगर उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, अगर जिस दिन आएगी तो मुझे याद करेंगे कि उसने सही कहा था। मतलब ये विश्वास है, भले आज नहीं जान रहे हैं, जब भी जानेंगे तब उन्हें नैन्सी ज़रूर याद आएगी कि हाँ नैन्सी जो बात करी थी ये बात ही सही है और हम इतने दिन तक अंधेरे में रहे। यानी जो जितनी ज़्यादा देर करेगा वो इतना नुकसान करेगा, जो जितना जल्दी जाग जाएगा वो इतना जल्दी सही रास्ते पर चल पड़ेगा और अपने और देश और समाज के बारे में बड़ी सोच रखकर बड़ा काम करने का इरादा बना है। इस तरफ आ गए, ये बाबा साहब की विचारधारा में आ गए तो उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। क्या आपकी पढ़ाई पर कोई असर पड़ा इससे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समाज का काम करते करते लोगों की हम बातें सुनते हैं, हम इधर उधर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो लोग एक तरह से उनके विचार हमें मिलते हैं, हमारे विचार उधर जाते हैं, तो हमें एक तरह से आइडिया लग जाता है बाहर काम करने का, समाज में काम करने का। तो हमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि प्रैक्टिकल जी जी सब कुछ मतलब हो जाता है, मैनेज हो जाता है सब कुछ, पढ़ाई भी हो जाती है और हमारे जो मिशन का काम है वो भी हो जाता है। मान लो जैसे अभी रोहित वेमुला, पायल तड़वी, बहुत सारे बच्चे, गार्जियन बहुत सारा पैसा लगाते हैं और ऐसी यूनिवर्सिटियों में उनको भेजते हैं कि वो पढ़ने, अच्छे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या IAS बने और फिर उनके भी सपने पूरे करें और समाज में धीरे काम करें।
ऐसे लोग, जब जातिवाद का प्रेशर उन पर आता है तो ऐसे कई बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। अभी भी हमारे स्टूडेंट हर फील्ड में एजुकेशन ले रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद के सामने हमें इतनी आसानी से सरेंडर करना चाहिए या लड़ना चाहिए? जातिवाद को ख़त्म करने के लिए हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि जातिवाद बहुत जहरीली चीज़ है। ये लोग हमें अगर कुछ हम नहीं कर पाते, जातिवाद से हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब नहीं घबराए। बाबा साहब पर तो इतने अत्याचार हुए थे, इतना जातिवाद हुआ था, चाहे वो विदेश में हो चाहे वो इंडिया में हो, उनके ऊपर इतना जातिवाद हुआ था, तो वो नहीं डरे। अगर वो डर जाते तो हम कैसे होते? अगर वो नहीं डरे तो उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वो नहीं डरे, डटकर सामना किया उन्होंने, और उनकी वजह से आज करोड़ों लोगों का जीवन सुधर गया है, तो हम इतना जल्दी डरकर क्यों आत्महत्या कर ले रहे हैं? हमें उनका संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए, विचारों से लड़ना चाहिए, तर्क करना चाहिए। उनके पास तर्क का जवाब नहीं होता है, तो हमें तर्क की शक्ति बढ़ानी होगी, वैज्ञानिक सोच पैदा करनी होगी, तब जाके कुछ समाज में हो सकता है। हमें ऐसे मतलब कि आत्महत्या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर एक अच्छा जीवन जीना चाहिए और जो है तर्क शक्ति बढ़ानी चाहिए। सुना आपने, जातिवाद एक बहुत जहर भरा शब्द है या व्यवस्था है। नैन्सी ने जैसे कहा, अभी ये बात मैं बहुत बार पहले भी कह चुकी हूँ कि जातिवाद लड़के खत्म होगा, मर के नहीं। और ये तर्क से ख़त्म होगा। तर्क आप तब कर सकते हैं जब आप अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे, जब जातिवाद की व्यवस्था को, सिस्टम को पढ़ेंगे, वो किसने बनाया और किसने सहा है। तो सहने वाले लोग आत्महत्या करें, ये तो और भी ज़्यादा बड़ा अत्याचार उनके ऊपर खुद ने कर लिया। सहने वाले क्यों? इसको बनाने वाले, इस सिस्टम को फॉलो करने वाले और इस सिस्टम के तहत शोषण करने वाले लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उल्टा भी हम अपने मेधावी बच्चे इस तरह से आत्महत्या करते हैं तो इस समाज के लिए भी क्षति है और परिवार के लिए भी क्षति है। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब के मूवमेंट की बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद यदि वो आत्महत्या कर रहे हैं या उनको मार के आत्महत्या का स्वरूप दिया जा रहा है, तो ये एक जातिवाद का बहुत ही घिनौना चेहरा था। जय भीम। हम हैं आज नैन्सी अम्बेडकर जी के साथ, जिनका परिचय हम उनकी ही जुबानी सुनेंगे, लेकिन आज उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं और फॉलो करते हुए ऐसी बच्चों की सराहना भी करते हैं और गालियाँ भी देते हैं। तो पहले तो मैं चाहूँगी कि नैन्सी अम्बेडकर अपना परिचय खुद दें कि वो किस क्लास में हैं और कैसे परिवर्तन आया। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। मैं अभी जस्ट 12th इंटर का एग्ज़ाम दिया हूँ, पास की हूँ, और अभी इसके बाद मैं मतलब BSc करूँगी, कॉलेज करूँगी। और जो बाबा साहब का जो विचार हैं उन पर भी मैं काम करती हूँ, मिशन को आगे बढ़ाती हूँ, लोगों तक तो बाबा साहब के विचार, महापुरुषों के विचारों को पहुँचाती हूँ। अच्छा, तो जैसे महापुरुषों का विचार आपको कैसे और कब मिला? पहले के टाइम पे तो हम भी देवी देवताओं और भगवान को पूजते थे, मानते थे, लेकिन उसके बाद जब हमें पता चला कि हमारा ऐसा कुछ इतिहास रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पता चला, सावित्रीबाई फुले जिनकी वजह से हम आज पढ़ पा रहे हैं। एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो सावित्रीबाई फुले की वजह से होती है, ना कि किसी भगवान या किसी भी देवता की वजह से। तो मैं उनको क्यों पूजूँ, उन्हें क्यों मानूँ जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्होंने मतलब महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया है, तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्हें पूजेंगे, उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे, उनके मिशन को बढ़ाएंगे। ये जानकारी कहाँ से मिली? मतलब इस कम उम्र में ये सब कुछ कहाँ से सीखा? ये जानकारी मुझे मेरे फादर से मिली है। शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत जैसे जब 2018 में पहली बार मतलब पार्लियामेंट गई थी बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। जयंती में लोगों की भीड़ देखी, इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, मतलब किसी भी समारोह में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। मैं वहाँ गई, देखा बाबा साहब की मूर्ति है, लेकिन पहले मुझे जानती नहीं थी कौन है ये। तो उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बहुत सारी बुक्स दिलाई, उन किताबों को पढ़ा, बाबा साहब की जीवनी को पढ़ा, उनके विचारों को पढ़ा, माता सावित्रीबाई फुले को जाना कि उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। तभी से ये वैचारिक परिवर्तन हुआ और मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार का परिवर्तन हुआ। अच्छा, तो पहले से परिवार अम्बेडकरवादी नहीं था? नहीं, आपने पहले पढ़ा फिर परिवार को अम्बेडकरवादी बनाया। जी। तो जब ये पढ़ रहे थे और मतलब बचपन से आपने वही देखा, मदर फादर भी, तो डर नहीं लगा कि देवी देवता को छोड़ने पर कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? ये विचार आया कभी?
जब हमने बाबा साहब के विचारों को पढ़ा, उनके विचार इतने मजबूत थे। माता सावित्रीबाई फुले जब वो औरतों को शिक्षा देने के लिए जाती थी तो उन पे कीचड़ पत्थर फेंके जाते थे। जब वो नहीं डरी तो हम क्यों डरेंगे। और आप जैसी महिला जब इतना संघर्ष कर रही हैं, आपके रहते हुए डर की क्या चीज़ है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे डरते नहीं, और यही डर निकालने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी सारी किताबें लिखी। माता सावित्रीबाई फुले ने डर निकालने के लिए शिक्षा की ओर जाने का रास्ता दिया और स्कूल भी खोले। अब मान लीजिए जैसे आप लगातार काम कर रहे हैं, एक तरफ लोग कहते हैं कि पुरुष अम्बेडकरवादी हो गए हैं और अपने बच्चों को लेकर नहीं आते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण आपके सामने है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को घर छोड़ देते हैं और कार्यक्रमों में जाकर ताली बजाते हैं और सुनते हैं और केवल कानों का सुख लेकर, आनंद लेकर लौट आते हैं। ऐसे लोगों को नैन्सी के पिताजी ने एक संदेश दिया है कि अपने बच्चों को आप ऐसे समारोह में ले जाइए, सामाजिक कार्यक्रमों में ले जाइए। एक जयंती में जाने से भले नैन्सी के पिताजी पर असर नहीं हो पाया, वो एक समारोह के रूप में या एक शाम घुमाने के पर्पज से बच्चों को ले गए थे। उन्हें भी नहीं पता था कि मेरी बेटी वहाँ से इतने बड़े विचारों को संजो कर लाएगी और पूरे परिवार में परिवर्तन कर देगी। तो मैं उन सबको यहाँ से ये खूबसूरत संदेश नैन्सी के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सामाजिक कार्यक्रमों में लेकर जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती या बुद्ध जयंती या कोई भी समारोह आपके महापुरुष से संबंधित होता है तो अपने बच्चों को लेकर जाइए। क्या पता जिस विचार को आप करते हुए डर रहे हैं, क्योंकि आप उस विचार में पक चुके हैं, आपको घबराहट हो सकती है, लेकिन नई उम्र के जो बच्चे होते हैं वो तुरंत डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये गलत है तो गलत है। तो आप जो नहीं कर पाए, हो सकता है कि आपके बच्चों के माध्यम से हो जाए। ये तो बड़ी हम लोगों के लिए भी एक खुशी की और सुखद अनुभव होगा कि हमें हमारे बच्चे उस पुरानी व्यवस्था और रूढ़ियों से बाहर निकालने में प्रयास कर रहे हैं जिन रूढ़ियों में हमारे पूर्वज दम तोड़ गए और जीवन गुजार गए। हम नहीं निकाल पाए, लेकिन हमारे बच्चे में सफल हो रहे हैं। तो नैन्सी के पिताजी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी बच्ची को समारोह में ले गए। दूसरा ये, जैसे अब नैन्सी ये बताइए, जैसे फ्यूचर में आपके सामने इस तरह से बहुत सारे आपकी एज ग्रुप के बच्चे मिलेंगे, तो वहाँ तो उन बच्चों को जो परवरिश आपको मिली वही उनको मिली है, क्योंकि उनको तो मौका नहीं मिला कि उनके फादर या उनके गार्जियन किस तरह के कार्यक्रम में ले जाएं। उन तक तो ये विचार नहीं पहुंचा, वो तो बेचारे अभी इनोसेंट हैं इस मामले में। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए आप कुछ करना चाहेंगी, करेंगी, आपकी क्या आगे सोच है? मतलब मेरा तो एक उद्देश्य है कि जैसे जिनकी वजह से आज मैं जो हूँ, बाबा साहब उनके विचारों को मैं आगे तक ले जाऊँ। तो जहाँ भी जिससे भी मिलूँगी, अगर वो हमारे विचारों को, अगर अपने समाज का अगर हमारे विचारों को नहीं जानता है तो हम उसको विचार पहुँचाएंगे उस तक। जैसे पहले बहुत सारे, मान लो फ्यूचर में आप जैसे बेटियों की जब हम शादी करते हैं, फ्यूचर में ये भी एक स्टेप होता है लड़कियों के साथ। और भारत की जो परंपरा रही है पितृसत्तात्मक सोच, उसमें तो ये भी कहा जाता है कि लड़की पराये घर का कूड़ा है। तो आज जैसे बाबा साहब को पढ़ने के बाद आपके भी परिवार में इस तरह की सोच अभी है या अब कुछ बदला है? इस तरह की सोच तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब मेरे पिता के अंदर इस तरह की सोच होगी या मेरी माता के अंदर इस तरह की सोच होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि वो लोग जिस तरह से मुझे ट्रेन कर रहे हैं अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कि तुम खुद कमाओ, किसी पे तुम्हें निर्भर ना रहना पड़े। पापा मुझे बोलते हैं किसी पे निर्भर नहीं रहना, भले वो ठीक शब्दों में नहीं बोलते लेकिन बोलते हैं निर्भर नहीं रहना। वो सटीक नहीं, वो बात नहीं बोलते जो उन्हें बोलना है, वो बोलते हैं कि निर्भर मत रहना किसी के ऊपर। तो मैं उन बातों को समझ आती हूँ कि पापा मुझे क्या कहना चाहते हैं। तो अगर जब तक हम किसी पर निर्भर रहेंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक हमें सिखाया जाएगा। इसलिए हमें निर्भर बनने की जरूरत है। बाबा साहब ने हमें इतने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के सहारा लेते हुए हम निर्भर बन सकते हैं। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों में ये जो कूड़ा शब्द है कि बेटी पराये घर का कूड़ा, ये नॉर्मली सुनने में मिलता है समाज में कि अरे ये क्या करेगी पढ़कर। हम भी गाँव जाते हैं, लोगों में काम कर रहे हैं, तो जब हम देखते हैं कि बेटे को तो पढ़ाया जा रहा है लेकिन बेटी को नहीं पढ़ाया जाता, हम पूछते हैं कि आप क्यों नहीं भेज रहे हैं स्कूल, तो वो कहती है बहनी ये तो पराये घर का कूड़ा है, क्या करना है इसको ज़्यादा पढ़ के, चूल्हा चौकई तो देखना है। तो ऐसी सोच के साथ जब वो अपनी बच्चियों को परवरिश करती हैं, बड़ा करती हैं, तो उन बच्चियों में जो जीवन में आगे बढ़ने की, ऐसी बच्चियाँ आपके साथ भी कॉलेज में या स्कूल में रहती हैं, उनकी सोच में और आपकी सोच में क्या अंतर रहता है? देखिए, अगर वो ठान ले एक बार कि हमें कुछ करना है, तो
शायद वो कुछ कर सकती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं, इसको तो पढ़ाई घर जाना है, क्या करेगी, पढ़ के हमारा पैसा बर्बाद करेगी। तो उन लोगों को एक बार सोचना चाहिए, देखना चाहिए बाहर निकल के लड़कियाँ कहाँ तक जा रही हैं, यूपीएससी का रिजल्ट देखना चाहिए उन लोगों को। लेकिन अगर उसके बाद भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं तो ये तो एक गार्जियन की बात। ऐसी लड़कियों की सोच कैसी होती है, उनकी सोच डेवलप हो पाती है या फिर वो भी उसी सोच को फॉलो करने लगती है या उसी के आधार पर जीवन को सोचती आगे बढ़ती है? अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को देख कर लोग विचारों को समझ रहे हैं। युवा पीढ़ी जो है, हमारी लड़कियों और लड़कियां जो हैं, वो एक दूसरे को देख कर वो बातों को, विचारों को समझ रहे हैं। और हमारे साथ ऐसी कई लड़कियां जुड़ी हैं जो मतलब बाबा साहब के विचारों पर चलती हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, काफ़ी लोग हैं। तो ऐसा लगता है मतलब कि जल्दी विचारों का परिवर्तन जरूर होगा। मतलब चमत्कार किसी का होना हो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का जो जादू है वो दुनिया पर चल रहा है। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और भले देर से लोगों को समझ में आए, पर सरल और सच्चा जीवन जीने का रास्ता यही है। जिसको सच्चाई, ईमानदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जीवन जीना होगा, उसे इधर आना ही होगा। जी बिल्कुल। आज नैन्सी के साथ बात करके एक चीज़ तो और समझ में आ गई। अगर हमें खूबसूरत समाज बनाना है, अगर हमें शांति प्रिय समाज बनाना है, यदि हमें मानवतावादी समाज बनाना है, और यदि महापुरुष यानी अपने पुरखों की विरासत को बचा के संजो के रखना है और भविष्य को खूबसूरत तैयार करना है, तो हमें अपने बच्चों में अपने महापुरुषों की विचारधारा को संस्कारों के रूप में डालना पड़ेगा। उनके संस्कारों में जब हमारे महापुरुषों की सोच, विचार और उनके कार्य सम्मिलित हो जाएंगे, उनके आचरण में आ जाएंगे, व्यवहार में आ जाएंगे, तो हमारा समाज और हमारा राष्ट्र खूबसूरत और उन्नत राष्ट्र बनेगा। इसलिए अपने बच्चों को ये ना सोचे कि ये तो पढ़ रहा है इसलिए इस विचारधारा के साथ इसका कहीं डिस्टर्बेंस ना हो जाए। एक चीज़ और है, लोग ये सोचते हैं कि अरे समाज वमाज का काम हम देख लेंगे, बच्चों को दूर रखो, है ना। और बच्चे अगर इसको सुना आपने, लोग कहते हैं कि अरे समाज से बच्चों को, बच्चे छोड़िए, लोग अपनी पत्नियों तक को दूर रखते हैं कि भाई हम ही चले जाएंगे समाज में कार्यक्रम में, और पत्नी का क्या काम है, तुम घर रहो। ऐसे में आपके सामने जीता जागता सबूत है नैन्सी अम्बेडकर। एक बच्ची अपने फादर के साथ एक कार्यक्रम में जाती जिसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर जयंती होता है, और जयंती में जाकर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से इतनी बड़ी प्रेरणा लाती है कि कुछ समय बाद वो उनके विचारों पर, आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में वीडियो का बहुत महत्व होता है, वीडियो बनाने लगती है, उसकी एडिटिंग करने लगती है, उन विचारों को पढ़कर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगती है कि सामने वाले को भी विश्वास होता है कि मुझे इसके साथ चलना चाहिए। अगर आपको अपने बच्चों को जातिवाद जैसे दानव से सामना करने के लिए मजबूत करना है और उसको ये सिखाना है कि ये दुनिया और ये देश आपको तभी मानेगा, तभी आपके सामने आपको सही और आपके पीछे चलने के लिए तैयार होगा, जब आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे। क्योंकि पहली बात हमें खुद के साथ खड़ा होना पड़ता है, तब कोई हमारे साथ खड़ा होता है। अम्बेडकरवाद को पढ़ने के बाद व्यक्ति अपने साथ खड़ा होना सीख लेता है, और जिसने अपने साथ खड़ा होना सीख लिया, दुनिया को तो उसके साथ खड़ा होना ही होगा। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जब अछूतों की केस में लड़ाई लड़ रहे थे तब अकेले खड़े थे, और एक तरफ पूरे देश के सारे राजे रजवाड़े और नेता प्रणेता एक तरफ थे और डॉक्टर अम्बेडकर अकेले थे। ऐसे हाल में बाबा साहब अम्बेडकर खुद के साथ खड़े होकर करोड़ों लोगों को यह मानवता का जीवन देकर गए, समानता का जीवन देकर गए। आज उन्हीं करोड़ों अछूते गूंगो बहरे जो लोग थे, जो गूंगे हुआ करते थे, बोलते नहीं थे, आका और दास सेवक अपने मालिकों के सामने रहते थे, जो बहरे होते थे क्योंकि वो धर्म ग्रंथ में उनको श्लोक या धर्म के शास्त्र सुनने का कोई भी अधिकार नहीं था। ऐसे बहरे गूंगों को जबान दे दी, कान दे दिए, जिनके हाथ कटे हुए थे, जिन पर अत्याचार होता था, हाथ नहीं उठा सकते थे, छोड़िए हाथ दूर की बात है, नज़र उठाकर ये नहीं कह सकते थे मुझे क्यों पीटा गया। आज वो सामना करते हैं और कहते हैं कि मेरी अगर गलती नहीं है तो मैं नहीं पीटूंगा, सेल्फ डिफेंस में हाथ भी उठा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हाथ पैर देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे आज उनके अनुयायी पूरे भारत को विश्व स्तर पर फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, और ये मानवतावादी पहचान है
कि वो कहीं पर भी ना हिंसा करते हैं, ना गाली देते हैं, और गालियों का जवाब भी गालियों से नहीं देते। नैन्सी ने भी बताया कि कोई गाली देता है तो बस मैं ये सोचती हूँ कि वो अपने भाषा का और अपने संस्कारों का परिचय दे रहा है, अपने व्यवहार का परिचय दे रहा है, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बेटियां जहाँ भी काम कर रही हैं वो बिल्कुल ना डरें, हम उनके साथ हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर आप लगातार काम करते रहिए, बस कोशिश करिए कि अपनी ओर से गलती ना करें। अगर आप सही हैं और काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े। जैसे आपका 12th क्लियर हो गया है तो आगे फ्यूचर में आपका करियर बनाने में करियर के फील्ड में क्या है? मैं यूपीएससी यूपीएससी। करती अच्छा, तो उससे आप कैसा समाज चाहती हैं आप? अगर आप उसकी तैयारी कर रही हैं तो वहाँ पे भी एक लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक अधिकारी जब चाहता है तो पॉलिसीज बनती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आम जनता के गरीबों के लिए करता है। आप कैसा समाज चाहते हैं? जब एक अधिकारी इंसान, मतलब जैसे कोई हमारे समाज का हो या किसी और समाज का हो, अधिकारी जब कोई बनता है तो आमतौर पर गरीबों की आवाज़ कम सुनी जाती है, उनकी बातें नहीं सुनी, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वो लोग आते हैं हफ्ते 2 हफ्ते, दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, उनको रिप्लाई नहीं मिलता कुछ। तो उन लोगों का काम जो है जल्दी से आसानी से हो सके उस चीज़ पर मैं काम करूँगी, क्योंकि जो दबे कुछ लोग हैं वो हमारे लोग हैं और हमारे लोगों की आवाज़ कोई सुनता नहीं है, इसीलिए मैं काम करूँगी। तो देखा आपने नैन्सी का फ्यूचर प्लान क्या है। उसमें भी नैन्सी के अपने कोई सपने नहीं कि बंगला बनाऊंगी या मदर फादर के लिए बहुत बड़ा कोई फार्म हाउस तैयार करूंगी, ये अम्बेडकरवादी की बातें हैं। नैन्सी के फ्यूचर में बड़ी गाड़ी खरीदने का प्लान नहीं है, बड़ा बंगला बनाने का प्लान नहीं है। आप मान लीजिए कल भविष्य में, क्योंकि सिस्टम में क्या होता है, जब आप ऑफिसर हो जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स सुख में चले जाते हैं और जैसे पहले गरीबों की बात करते हैं और बाद में वो काम नहीं कर पाते। तो क्या आपके विचार तब तक तटस्थ रहेंगे या ये उनके मुँह का जो लेकर कुछ और बन जाते हैं आगे जाकर? वैसे मूव भी हो सकते हैं। बाबा साहब इतने पढ़ लिख गए थे कि अगर वो चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, अपना बंगला बनवा सकते थे, अपने लिए महल बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके लोग जो हैं पिछड़े हुए हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई, हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? तो उस चीज़ पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम बाबा साहब के नए कहनाई कराएंगे। उन्नाव में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? आप उस पर चाहेंगे कि वहाँ के लोग उसमें काम करें? आप अगर आपको मोटिवेट करने का या अपनी प्लानिंग में कुछ काम करने का अवसर मिलेगा तो जब पोस्टिंग हो जाएगी, मतलब जैसा वहाँ का माहौल रहेगा उस वक्त उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूँगी, लेकिन कभी भी बाबा साहब के विचारों के परे जाकर मैं काम नहीं करूँगी, कभी भी। चाहे उसके लिए कितना भी त्याग करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें मिशन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम जो हैं, अगर हम आज IAS अधिकारी बन के जाते तो किसकी वजह से? सावित्रीबाई फुले बाबा साहब की वजह से। अगर हम उनके मिशन को छोड़ देंगे, उनके विचारों को त्याग कर हम सुख भोगने लग जाएंगे, हम गाड़ी बंगले में बैठने लग जाएंगे, तो हम अनुयायी नहीं चलाएंगे ना उनके। तो पहले हमें बाबा साहब का मिशन पूरा करना है। जब तक मिशन पूरा नहीं हो रहा है तब तक हम सुख का क्या करेंगे? तो सुना आपने, नैन्सी का कहना है कि जो लोग पहले सपने कुछ और होते हैं और बाद में सिस्टम में जाकर बदल जाते हैं, ऐसे कठिन सवाल पर एक 12th क्लास की बच्ची जवाब देती है। आप समझ सकते हैं, एक ऑफिसर जब चयन हो जाता है उसके बावजूद भी लड़खड़ाता है इस तरह के सवालों से। लेकिन नैन्सी का कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारे ऐसे अवसर आए जब वो करोड़ों अरबों कमा सकते थे, सुख में रह सकते थे, लेकिन पूरा जीवन वो अपने लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दबे कुचलों के लिए संघर्ष करते रहे। और उनका कहना है कि आज भी हमारा समाज दबा है, कुचला, शिक्षा के क्षेत्र में उसको अवेयर नहीं है, और यदि अवेयर है तो शिक्षा इतनी महंगी है कि वो उसको ले नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के लिए अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरी पोस्ट या पावर मेरे काम की नहीं है, वो बाबा साहेब के विचारों और उसूलों के खिलाफ होगी। तो इस तरह के सवालों का जवाब एक अम्बेडकरवादी दे सकता है। दूसरा, ये लोग जहाँ भी होते हैं, चाहे सिस्टम में बैठें, चाहे गरीबों में बैठे, चाहे ये बाहर हो, चाहे व्यापार में हो, ये जहाँ भी होते हैं, ये ह्यूमैनिटी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहती है। ईमान